हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। जो भी स्टडी होती है यहाँ स्पेशल तरीके से होती है। आज इस वीडियो में हम सभी लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट जो है आपका, इसको अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों के HI, VI और IDD तीनों ट्रेड में पढ़ा जाने वाला कॉमन कोर्स होता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 1.1, 1.2 और 1.3 सब यूनिट कवर कर लिया है। 1.4 इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके दिव्यांगता जो है उसके रोकथाम, उसकी व्यापकता और जनसांख्यिकी जो प्रोफाइल है या डिजाइन है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय और वैश्विक तरीके से ये किस प्रकार से फैला हुआ है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिव्यांगता का कारण, रोकथाम, ये सारी चीज़ें हम जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोकथाम क्या है। रोकथाम की परिभाषा अकॉर्डिंग टू मार्टिन के अनुसार रोकथाम जो होता है वो देखभाल से अच्छा होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रोकथाम होता है, अगर आप वहीं पे सारी चीज़ें जान लेते हैं, पहचान कर लेते हैं और पहचान करके आप उचित चिकित्सा दे रहे हैं तो वहीं पे वो सारी चीज़ें थम जाती हैं। अगर वही चीज़ देखभाल करना है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी दिव्यांगता बढ़ती जाती है। केवल आप उसकी सहायता में लगे रहते हैं कि उसको खाना पानी या फिर उसको थोड़ा सा बेटर फील हो सके, तो इसके लिए आप थोड़ा सा केयर करते हैं। तो केयर से अच्छा है कि आप उसके उचित जो वहाँ पर चिकित्सा का अभाव है उस चीज़ को वहाँ पर आप देने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा कि जो दिव्यांगता होगी वो वहीं पर रुक जाएगी, आगे और नहीं बढ़ेगी, यानी कि और समस्या नहीं उत्पन्न होगी। आगे बात करें तो कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि किसी भी समस्या की जो प्रारंभिक पहचान होती है वो करके उसके निदान की प्रक्रिया लागू करना ही रोकथाम कहलाता है। यानी कि यदि कोई समस्या बच्चे में दिख रही है तो सबसे पहले उसकी पहचान की जाए। यानी कि जब आप प्रारंभ में ही उसकी पहचान कर लेंगे फिर उसका निदान करने की प्रक्रिया आप लागू करेंगे तो इससे जो भी दिव्यांगता होगी वहीं पे थम जाएगी। बाद में चल करके वो और समस्या उस बच्चे के लिए नहीं बनेगी। अब जो ये समस्याएं पैदा होती हैं ये कब कब होती हैं, ये आप लोग जानते ही हैं कि जन्म के समय के पूर्व के कारण उसमें होते हैं। तो उसके जन्म के पूर्व के समय जो रोकथाम किया जाता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जन्म के पूर्व के कारण भी देखेंगे और उसके रोकथाम भी देखेंगे। तो जन्म के पूर्व के कारण में क्या हो सकता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती महिला है, उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से कम है या 40 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाती है। यानी कि फिर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है और ऐसे में क्या होता है, बच्चे को अपरा के माध्यम से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, यानी कि पोषण के रूप में उसका डेवलप नहीं हो पाता है, तो भी बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिलती है। इसीलिए रोकथाम में क्या करना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी जो उम्र होती है वो 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, तभी उन्हें गर्भधारण करना चाहिए। आगे बात करेंगे कि किसी महिला की शादी सगे संबंधियों में नहीं होनी चाहिए। जो ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में होता है कि वहाँ पर एक ही ब्लड ग्रुप में शादी हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो दिव्यांगता होती है वो बच्चे में आने की पूरे चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि महिला की जो शादी है वो सगे संबंधियों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए रोकथाम में। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था के दौरान में गुणसूत्रों की जांच करवानी चाहिए जिससे आनुवंशिकी दिव्यांगता की रोक हो सके।
यानी कि अगर आनुवांशिक रूप से कि दादा परदादा या किसी को भी दिव्यांगता थी, अगर वो आनुवांशिक दिव्यांगता उस बच्चे में भी आ रही है तो गर्भावस्था के दौरान ही उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। ऐसा भी होता है, इसका भी कारण बनता है कि आनुवांशिक रूप से भी दिव्यांगता बच्चे में आती है। तो ऐसे में अगर आप पहले से ही जांच करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में कौन सी दिव्यांगता आ रही है और समय से उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के समय गर्भवती महिला को अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए या जो नशीली दवाएं होती हैं उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे गर्भ के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी दवाओं का सेवन अपने आप से ही करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं हों उन्हें अगर बुखार भी हो रहा है तो इसके लिए भी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवा लेनी चाहिए। ऐसे में नशीले जो भी पदार्थ हैं उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, तंबाकू खाती हैं, सिगरेट पीती हैं या फिर वो शराब पीती हों या वो अन्य कोई भी जो नशीली पदार्थ है उसका अगर वो सेवन कर रही हैं तो बच्चे पे उसका असर देखने को मिलेगा। अगर बच्चे में कोई दिव्यांगता ना आए तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि इन सभी चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान जो महिला होती है उसकी प्रथम तिमाही में ही एक्सरे या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से, एक्सरे करवाने से उसकी जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जा कर के भेजती हैं। तो इससे भी बच्चे में मानसिक दिव्यांगता आना या अन्य कोई दिव्यांगता आना लाजमी होता है और बच्चे में वो दिव्यांगता आ भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के समय जो गर्भवती महिला होती हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक युक्त बीमारियों होती हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अगर कोई भी महिला जो संक्रामक व्यक्ति है अगर कोई वो बीमार पड़ा हुआ है तो उसके पास जाएंगी तो उनको भी अगर वो बीमारी लग रही है तो बच्चे पे इसका असर जाएगा। तो ऐसे में उन्हें उनके पास जाने से भी बचना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए ताकि संक्रामक बीमारियां दूर रहें उनसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती महिला होती है उसको लगने वाले जो सभी आवश्यक टीके होते हैं उसको समय पे लगवाना चाहिए। अगर समय पे आवश्यक जो भी टीके होते हैं वो नहीं लगेंगे तो बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है, ये भी कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप समय पे लगवा रहे हैं वहाँ पे टीके जब भी बुलाया जा रहा है आप जा करके वहाँ पर टीके लगवा ले रहे हैं तो ऐसे में दिव्यांगता आने से आप रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को संतुलित भोजन करना चाहिए, यानी कि सभी पोषक तत्व जब उसमें मौजूद रहेंगे तो बच्चे में दिव्यांगता आने की संभावना नहीं रहेगी, तब वहाँ पे दिव्यांगता का कारण नहीं बनेगा। और जब सारे पोषक तत्व मिलेंगे, संतुलित आहार मिलेगा तो बच्चे में दिव्यांगता आने से रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को शारीरिक एवं मानसिक सदमे से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से, जैसे शारीरिक रूप से तो वो ऐसे ही भारी होती है तो इसलिए उसको भारी सामान भी नहीं उठाने देना चाहिए। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है तो वहाँ थोड़ा सा मदद करना चाहिए, वैसे भी सीढ़ी चढ़ने से बचना चाहिए ऐसी स्थिति में। और मानसिक सदमे यानी कि किसी भी प्रकार से उनको टेंशन देने वाली बात वहाँ पे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो टेंशन करेगी, तनाव चिंता इन सब से ग्रस्त होगी तो फिर वो उसका असर बच्चे पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चे में भी दिव्यांगता आने के कारण देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं तो फिर वो जो दिव्यांगता आनी होगी बच्चे में उससे आप रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को चोट से बचना चाहिए, यानी कि उसे कोई भी भारी सामान या कोई किसी भी ऐसे कार्य से बचाना चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी खतरा हो। गर्भावस्था से पूर्व गर्भवती महिला को बार बार एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, यानी कि जब गर्भ धारण कर रही है महिला उसके पहले अगर उसने कई बार एबॉर्शन करवाया है तो इससे भी वो गर्भावस्था के दौरान पहली बात तो वो पहले गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, अगर हो भी जाता है तो भी बच्चे में दिव्यांगता आने की संभावना बन जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि बार बार जब आप कंसीव कर रहे हैं उसके पहले आपको बार बार एबॉर्शन नहीं करवाना है।
आगे बात करेंगे जन्म के समय होने वाली दिव्यांगता की रोकथाम कैसे की जाए। तो जन्म के पूर्व का जो आपने अभी पढ़ा तो उसमें मैंने कारण भी बताया और रोकथाम भी बताया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे जन्म के समय क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे और कैसे उसको रोका जा सकता है। नंबर 1 है जन्म के समय माँ को अत्यधिक दर्द जो हो रहा है वो लंबे समय तक अगर हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लंबे समय तक बना रहेगा तो ऐसे में भी बच्चे पर प्रेशर पड़ेगा और बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। तो लंबे समय तक अगर दर्द हो रहा है तो इसको तत्काल डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो कम या ज़्यादा हो रहा है तो इससे भी बच्चे में जो स्थिति बनेगी वो दिव्यांगता की स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में ही बच्चे का जन्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के जन्म के समय जन्म स्थल पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होना जरूरी होता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बच्चे में दिव्यांगता का कारण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल और प्रशिक्षित जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं की देखरेख में या जो प्रशिक्षित दाई होती हैं या नर्स होते हैं उन्हीं के निगरानी में ही बच्चे का जन्म होना चाहिए। अगर वहाँ पे प्रशिक्षित नर्स नहीं है, प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है तो बच्चे में दिव्यांगता का कारण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के समय यदि बच्चा देर से रोता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का संपर्क डॉक्टर से बनाए रखना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा देर से रो रहा है, बच्चा जैसे ही जन्म लिया वो तत्काल नहीं रो रहा है तो फिर डॉक्टर की निगरानी में उसको रखना चाहिए, क्योंकि बाद में चल करके ऐसा ना हो कि बच्चे के बोलने में समस्या आ जाए। अगला पॉइंट है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को लगने वाले सभी जो आवश्यक टीके हैं उसको समय पे लगवा लेना चाहिए। अगर समय पे नहीं लगवा रहे हैं तो बच्चे में पोलियो जैसी दिव्यांगता देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चे को किसी भी प्रकार से चोट से बचाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से बच्चे को चोट लग रहा है या बेड से बच्चा गिर जा रहा है जन्म के समय या हाथ से छूट जा रहा है नर्स के या दाई के, तो फिर ऐसे में भी बच्चे में दिव्यांगता का कारण बनता है। इसलिए इससे बचना चाहिए ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना हो। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चे को विभिन्न प्रकार की संक्रामक युक्त बीमारियों से बचाना चाहिए। यानी कि जैसे निमोनिया हो जाता है बच्चे को जन्म के समय तो उससे बचाना चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए। आगे बात करेंगे जन्म के बाद होने वाली कौन कौन सी दिव्यांगताएं होती हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जाती है। यानी कि जन्म के बाद भी बहुत सारी दिव्यांगता आ जाती हैं तो उसका कारण क्या है और रोकथाम कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 है जन्म के समय 3 सप्ताह बाद बच्चे को संक्रामक युक्त बीमारियों से बचाना चाहिए। जन्म हो गया उसके बाद 3 सप्ताह तक आपको बहुत ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आएगी तो बच्चे में दिव्यांगता का कारण बन सकता है, तो इसलिए उससे बचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को लगने वाले आवश्यक टीकों को समय पे लगवाना चाहिए ताकि बच्चे में दिव्यांगता ना आए। अगला पॉइंट है कि जन्म के 3 सप्ताह से लेकर के क्रांतिकाल की अवस्था तक बच्चे को उचित पोषक तत्व देना चाहिए। यानी कि बच्चे को 3 सप्ताह के बाद से लेकर के उसके पूरे शैशव काल तक उसके पोषण पर वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बच्चे में दिव्यांगता आने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को तीव्र बुखार से बचाना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को लंबे समय तक होने वाले जो प्रमस्तिष्कीय ज्वर होते हैं इससे भी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में प्रमस्तिष्कीय ज्वर हो रहा है तो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को चोट अथवा मस्तिष्कीय क्षति से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की चोट लग रही है या मस्तिष्क में कोई क्षति आ रही है तो इससे भी बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट है जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को तीव्र ध्वनियों के मध्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज वहाँ पे आवाज़ हो रहा है तो बच्चे के सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में बच्चे को इन सभी शोरगुल से दूर रखना चाहिए। अगला पॉइंट है
जन्म के 3 सप्ताह बाद बच्चे को नशीली दवाओं के सेवन से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को नशीली दवाओं का सेवन करवा रहे हैं तो इससे बच्चे में दिव्यांगता आने की पूरी संभावना रहेगी। आगे बात करें रोकथाम के रूप में, इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोकथाम में। तो इसको भी हम देखेंगे। प्राथमिक रोकथाम में क्या होता है कि किसी भी समस्या के संकेत और लक्षण ना दिखाई देने पर जो रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाती है उसे प्राथमिक रोकथाम कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति या बालक में समस्या दिख रही है या उसके जो संकेत हैं या लक्षण हैं अगर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आने की संभावना हो रही है, तो ऐसे में आपको रोकथाम की प्रक्रिया लागू करना पड़ता है, वो प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। अथवा किसी समस्या के होने के पहले ही वहाँ पर जो रोकथाम की प्रक्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक रोकथाम। यानी कि बच्चे में दिव्यांगता ना आए उसके पहले से ही आप सजग रहें कि बच्चे को हमें समय समय पर डॉक्टर को दिखाना है, समय समय पे हमें इसके खान पान पे ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या इसको बोला जाता है, प्राथमिक रोकथाम बोला जाता है। इस स्तर के रोकथाम के अंतर्गत उन समस्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिनके कारण बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। और इसके 2 उपाय होते हैं, प्री नेटल केयर और प्री नेटल स्क्रीनिंग। यानी कि जब आप जन्म के पूर्व देखभाल करेंगे तो इससे बच्चे में दिव्यांगता नहीं आएगी। और यदि आप जन्म के पूर्व ही देखभाल और उसकी पहचान कर लेंगे तो या जन्म के समय बच्चे के अंदर दिव्यांगता आने वाली जो होगी, अगर आप पहचान कर ले रहे हैं तो भी बच्चे को दिव्यांग होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्री नेटल केयर में किस प्रकार से महिलाओं की देखभाल करना है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अनेक प्रकार के सलाह दिए जाते हैं जिससे उनके गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उनमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना आए। इसके लिए उन्हें नियमित चिकित्सीय जांच की सलाह दी जाती है और जो आनुवंशिकी विकृति उत्पन्न होती है उसकी भी पहचान वहाँ पे कर ली जाती है ताकि बच्चे में दिव्यांगता ना आ सके। प्रथम तिमाही में 2 बार एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से बचने की भी सलाह दी जाती है ताकि बच्चों पर एक्सरे जो किरणें हैं वो बच्चों पर ना पड़े। गर्भधारण के समय जो संतुलित एवं पोषक तत्व जो दिए जाते हैं वो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा संतुलित आहार सेवन करने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक मात्रा में वो नशीली दवाओं का सेवन न करें, हाई पावर वाली दवाओं से भी वो दूर रहें, ऐसी सलाह उनको दी जाती है। और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जो आवश्यक टीके होते हैं उसको भी वो समय पर लगवाएं। शारीरिक और मानसिक जो शोषण होता है इससे वो दूर रहें और किसी भी प्रकार के तनाव या फिर चिंता या कह लीजिए कि प्रेशर महसूस न करें ताकि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो अच्छे से डेवलप कर सके। गर्भावस्था के दौरान दुर्घटना से भी बचने की सलाह दी जाती है और इसके दौरान संक्रामक जो बीमारियां होती हैं उससे भी बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करेंगे कि प्री नेटल स्क्रीनिंग क्या होता है, यानी कि यहाँ पे किस प्रकार से वहाँ जांच की जाती है या पहचान की जाती है स्क्रीनिंग करके। तो इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनकी जांच कराने की सलाह दी जाती है जिससे गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो दिव्यांगता का शिकार ना होना पड़े। तो इसमें गुणसूत्रीय जो विकृति होती है उसकी जांच कराई जाती है। एंजाइम अगर न्यूनतम में हो गया है तो उसकी जांच कराई जाती है। जो उपापचयी विकृति होती है तो इसकी भी जांच कराई जाती है। उपरोक्त जांच जो भी होता है ये यदि गर्भवती महिला में किसी भी प्रकार से कमी या अधिकता पाई गई तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको आनुवंशिकीय परामर्श के अंतर्गत इन्हें ये सलाह दिया जाता है कि गुणसूत्री जो 100% इलाज संभव नहीं है, यदि समय पर इनको जानकारी प्राप्त हो जाए तो दिव्यांगता का जो स्तर बच्चे में आएगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे द्वितीयक रोकथाम की। द्वितीयक रोकथाम क्या होता है?
कि इसमें द्वितीयक रोकथाम वह होता है कि जिसमें किसी भी समस्या के संकेत या लक्षण दिखाई देने के बाद जो रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाती है वो द्वितीयक रोकथाम कहलाता है। प्राथमिक में क्या था कि वहाँ पर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे या संकेत नहीं मिल रहे थे, उसके पहले ही वहाँ तैयारी कर ली जाती थी। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, यहाँ पर जब लक्षण या संकेत दिखाई दे रहे हैं तब उसके बाद जब रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाएगी वो द्वितीयक रोकथाम कहलाएगा। अर्थात किसी भी समस्या के संकेत और लक्षणों को देखकर जो रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जाती है उसे द्वितीयक रोकथाम कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है हाई रिस्क चिल्ड्रन और एक होता है हाई रिस्क रजिस्टर। इसमें हाई रिस्क चिल्ड्रन किसे कहते हैं, तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म के समय अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इनको हाई रिस्क चिल्ड्रन कहते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे जिनमें दिव्यांगता होने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जन्म के समय यदि इन बच्चों का सही समय पर उपचार किया जाए या सही ढंग से इनकी देखभाल कर दी जाए तो दिव्यांगता से बचाया जा सकता है। आगे बात करेंगे हाई रिस्क रजिस्टर। इसमें ये कहा जाता है कि ऐसी जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बच्चे गर्भ में आने के बाद उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे में जो दिव्यांगता होती है वो आने की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ भी जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इन सभी जो पेशेंट वहाँ हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं उन सभी का एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, एक लेखा जोखा बनाया जाता है। तो उसको सरकारी या गैर सरकारी सभी संस्थाओं में ये सभी कार्य किए जाते हैं, तो उसका जो रजिस्टर खाका तैयार होता है उसी को बोलते हैं हाई रिस्क रजिस्टर। नेक्स्ट है तृतीयक रोकथाम। तृतीयक रोकथाम क्या होता है, तो यदि किसी भी व्यक्ति या बच्चे में दिव्यांगता होने के बाद किसी समस्या के उत्पन्न होने के बाद अगर तब वहाँ पे रोकथाम की प्रक्रिया लागू की जा रही है तो उसे तृतीयक रोकथाम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे में दिव्यांगता आ चुकी है, अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, केवल आप थोड़ी सी मदद करके हेल्प करके उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण प्रदान करके बच्चे को ये सहायता दे सकते हैं कि वो जितने में है उतने में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, यानी कि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक रोकथाम। किसी भी बच्चे में मानसिक मंदता हो जाने के बाद उसे दैनिक जो उसकी डीएलएस की प्रक्रिया होती है उसको सिखाया जाए और उससे सीख करके बच्चा समाज में अपने आप को ढाल सके और जीवन यापन कर सके, तो वो तृतीयक रोकथाम कहलाता है। अब हम बात करेंगे व्यापकता दर एवं व्यापकता विस्तार की। व्यापकता दर क्या होता है, तो जो भी निःशक्त जन होते हैं या निःशक्तता के क्षेत्र में समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां फलस्वरूप अज्ञानतावश दिन प्रतिदिन जो दिव्यांगता की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के आधार पर दिव्यांगता का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जो भी प्रशिक्षण करके देखा जाए तो वहाँ पर व्यापकता दर जो है या विस्तार दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसकी एक तरीके से पूरे जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वहाँ पर इसको लागू किया जाता है। तो व्यापकता दर क्या होता है ये जानते हैं। इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है और व्यापकता शब्द जो होता है ये इसका अर्थ ये होता है कि नए और पुराने जितने भी प्रकार के वर्तमान मामले हैं उन सभी को एक जो निश्चित आबादी होती है उस निश्चित आबादी में से इसको निकाला जाता है। यानी कि व्यापकता दर बराबर ये होता है कि सभी मामलों की संख्या, यानी कि किसी विशिष्ट बीमारी जो कि किसी निश्चित समय में इसको निकाली गई है बटे दी गई आबादी और गुणे 100।
इससे इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो निकल करके आएगा वो व्यापकता दर होगा। यानी व्यापकता दर का सूत्र है व्यापकता दर बराबर सभी मामलों की संख्या बटे दी गई आबादी गुणे 100। जैसे कि किसी क्षेत्र की जो संख्या है वो 30,000 के करीब में वहाँ की आबादी है और बीमारी से वहाँ पर 200 पुराने और 500 मामले नए मिल रहे हैं एक वर्ष के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? व्यापकता दर। आगे बात करेंगे विस्तार दर की। तो विस्तार दर क्या होता है कि ये एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वह विस्तार दर कहलाता है और व्यापकता दर में नए और पुराने दोनों मामले मिलते हैं। अर्थात दिए गए आबादी में विशिष्ट समयावधि में मिले मामलों की संख्या को विस्तार दर कहेंगे। जैसे कि विस्तार दर बराबर क्या होता है? दिए गए समयावधि में जितने भी बीमारी से ग्रसित मामले आपको मिल रहे हैं बटे आबादी गुणे 100। इससे अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आपको विस्तार दर मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे व्यापकता दर और विस्तार दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो केवल हम इसको इतना ही देखेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कारक हैं। नंबर 1 है आयु, फिर है लिंग, फिर सामाजिक स्तर है, फिर धार्मिक स्तर है। ये सभी व्यापकता दर और विस्तार दर को प्रभावित करते हैं। अब हम चलेंगे वैश्विक स्तर पर, जहाँ पर कितने मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं उसको देखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनल और ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे जो विस्तार है उसको। तो दिव्यांगता जो है वो आनुवांशिक कारकों, जन्मजात विसंगतियाँ, बीमारियाँ जैसे कि पोलियो या मधुमेह, चोट या फिर दुर्घटना, हिंसा या उम्र बढ़ने या पर्यावरणीय जो कारक हैं जैसे कि प्रदूषण के कारण जो भी होती है उनकी रोकथाम की जो रणनीतियाँ होती हैं वो मातृ या बाल्य अवस्था में ही उसको सुधार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, जिसमें टीकाकरण आपके शामिल है, सड़क सुरक्षा भी है, कार्यस्थल पर आप विभिन्न प्रकार के नियम लगा करके वहाँ पे बच सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश में अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम लागू करके, जैसे कि पोलियो जैसी बीमारियों को रोकने के लिए भारत में टीकाकरण अभियान चलाया गया है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो स्वास्थ्य संवर्धन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रोग निवारक कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसके माध्यम से दिव्यांगता को रोका जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान भी चलाए जाते हैं, जिससे जो सुरक्षित वातावरण है वो एक दिव्यांग बच्चे को मिल सके। इसके साथ साथ कानून तक उसकी पहुंच को भी वहाँ पे निर्धारित किया जाता है। एक मानक दिव्यांगता वहाँ पर जो होती है उसको रोकने का वहाँ पर ये जो ग्लोबल है और नेशनल है दोनों अपने वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहे हैं। तो ये था हमारा 1.4 जिसको हम सभी लोगों ने कवर किया। इसमें हम लोगों ने रोकथाम जो है उसके बारे में पढ़ा, कारण पढ़ा। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने नेशनल और वैश्विक स्तर पर कैसे दिव्यांगता को रोका जा सकता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो यदि आप लोगों को कहीं भी समझने में समस्या आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको दोबारा से समझाया जाएगा। ये रिवीजन क्लास आपको मिलता रहेगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अन्य साथियों को भी भेज दीजिए ताकि उन्हें भी रिवीजन करने का मौका मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।